हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे ओडिशा राज्य के करंट अफेयर कंप्लीट जनवरी से लेके मई तक। बहुत ही ज़्यादा विस्तृत, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड। ये ओडिशा के जितने भी एग्जाम हैं, जैसे ओडिशा लोक सेवा आयोग, ओडिशा जुडिशरी, ओडिशा एसएससी, सब इंस्पेक्टर, टीचर्स रिक्रूटमेंट, सब में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ओडिशा के जो लोकल एग्जाम हैं सब में ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। काफ़ी डिटेल्ड हैं और सारे करंट अफेयर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हैं, सो दैट आप एकदम एग्जाम रेडी फील करो। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के पेड कोर्स आते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। ओडिशा सिविल सर्विस या आप अगर ओडिशा सिविल जज बनना चाहते हैं, बहुत ही शानदार कोर्सेज हैं। इनकी मदद से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इस वीडियो को आपके जो फ्रेंड्स हैं ओडिशा के, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे कोर्सेज हैं पेड कोर्सेज, इनमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा एंड टू एंड एकदम। और जो नया पैटर्न है, जो बदलती चुनौतियां हैं, उन सबको भी दिमाग में रख के कवर किए गए हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी ने तैयार करे हैं। घर बैठे आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। इनमें आपको वीडियो लेक्चर के अलावा पीडीएफ भी मिलेंगे, जीके क्विज मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्रक्स मिलेगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं। सो कोई भी कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो तुरंत हमारी वेबसाइट विजिट करें और अपनी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि इतने डिफिकल्ट जब एग्जाम होते हैं तो तैयारी जो जितना जल्दी शुरू करता है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा आईआईएम का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ओडिशा में कहाँ बन रहा है? आईआईएम जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो बेस्ट एमबीए कॉलेज होते हैं उनको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और ये इंडिया में कई जगह पे हैं, जैसे आपने सुना होगा आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोलकाता। सो भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसकी नींव रखी प्रधानमंत्री मोदी ने। ये संबलपुर में बनेगा। तो आंसर है संबलपुर। ओडिशा में संबलपुर में आईआईएम बनेगा और ओडिशा विल हैव फाइनली अ आईआईएम। ओडिशा की जो सरकार है, उन्होंने कितना कैश अवार्ड रखा है एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर वो किसी दिव्यांग से शादी करता है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी से अगर आप मैरिज करते हो, तो आपको कितना प्राइज ओडिशा सरकार की तरफ से मिलेगा? याद रखिए, आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपीज। तो आंसर है 2.5 लाख रुपीज। और एक बात यह भी याद रखिए, अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति किसी एससी या एसटी से शादी करता है, राइट, तो उसे 2.5 लाख उसे भी मिलेंगे। कैश इंसेंटिव, मैरिज बिटवीन एससी एसटी एंड अदर कास्ट और जनरल कास्ट। सो पहले ये अवार्ड 50,000 था, लेकिन अब इसको 5 टाइम्स कर दिया गया है। सो अगर आप किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी से शादी करते हो तो 2.5 लाख, और अगर आप किसी एससी एसटी से करते हो कम्युनिटी से तो 2.5 लाख। भारत का पहला फायर पार्क ये ओडिशा में कहां पे बन रहा है? याद रखिए, ये पूरे ओडिशा का पहला फायर पार्क है। तो ये बनेगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में बनेगा। और ये है क्या फायर पार्क? फायर पार्क में अगर कोई आग लग जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो ये भुवनेश्वर में बनेगा। और एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करा है ओडिशा ने फायर सेफ्टी के लिए, जिसका नाम है अग्निशमा सेवा। अग्निशमा सेवा पोर्टल। तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कैसे यूज करने हैं, वो सब चीजें सिखाई जाएंगी। और स्कूल के जो बच्चे हैं उन पे भी फोकस किया जाएगा, उनको भी सिखाया जाएगा फायर सेफ्टी के बारे में। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सी इनिशिएटिव शुरू करी है, पहल शुरू करी है? टू रिवाइव एंड ट्रांसफॉर्म द लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन द कैपिटल सिटी। कैपिटल भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर में जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, झील है, तो इसका नाम क्या रखा है उसको साफ करने के लिए? तो इसका नाम है बिंदु सागर लेक। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा लेक है बिंदु सागर लेक, और इसकी क्लीनिंग के लिए इसका नाम होगा क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव। और इसमें खर्चा कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, विच इज अ महारत्न कंपनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसमें खर्चा करेगा 70 लाख रुपए का इस झील को साफ करने के लिए। और बिंदु सागर लेक आप जानते हैं लिंगराज टेंपल के एकदम नजदीक है।
एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एकाम्र क्षेत्र। जो लिंगराज टेम्पल और उसका पेरिफेरल एरिया है, हम उसे एकाम्र क्षेत्र बोलते हैं। एकाम्र क्षेत्र, ये काफी हेरिटेज रिच प्लेस है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ड्राइव शुरू करा है ओडिशा की कौन सी स्पीशीज को टैग करने के लिए। जब हम किसी एनिमल को टैग करते हैं, राइट, तो हम उसके अंदर एक चिप लगा देते हैं एनिमल की बॉडी में, तो एनिमल जहां भी जाता है हमें उसकी लोकेशन ट्रैक हम कर पाते हैं। इससे हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि वो एनिमल कहां तक जा सकता है, उसकी बाउंड्री कितनी है, उसको हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, या जो हंटर हैं या पोचर हैं उनसे उनको कैसे बचाना है। तो बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में भी हेल्प करता है। तो अभी ओडिशा की गवर्नमेंट ने ओलिव रिडली टर्टल को टैग किया है। तो आंसर है ओलिव रिडली टर्टल। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इनफैक्ट जूलॉजिकल तो मतलब एनिमल्स हो गया, एक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट्स को एक्सप्लोर करता है। कौन सी कंपनी है जिसने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी सॉ इसको टेस्ट किया हॉकाई एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा? तो यह किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और यह कंपनी बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसको हॉकाई एयरक्राफ्ट, एग्जैक्ट नेम है हॉक MK132, इससे टेस्ट किया गया। इस वेपन की रेंज है 100 किलोमीटर और ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है, बहुत ही प्रिसाइज है। तो ये जैसे रडार है, बंकर है, शत्रु के उनके ऊपर अटैक करता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी अभी ओडिशा में तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला हुआ, ये 15वीं बार हुआ। तो ये कहां पे हुआ? तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला, ये भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर में हुआ और यहां पे ओडिशा के जो भी हैंडीक्राफ्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे शोकेस किए गए थे। ओडिशा की एक पर्सन है जिनका नाम है भाग्यश्री साहू। इनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात एपिसोड में लिया था। ये कौन सी पेंटिंग के लिए फेमस है? तो ये पेंटिंग है ओडिशा की फेमस, इसको बोलते हैं पट्टचित्र। पट्टचित्र पेंटिंग, और ये राउरकेला से हैं। राउरकेला से हैं जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। पट्टचित्र सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर आर्ट है ओडिशा का, यह भी ध्यान रखिए। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये ओडिशा में कहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? थंडरस्टॉर्म जो होता है, थंडरस्टॉर्म मतलब लाइटनिंग एंड थंडर बोलते हैं ना, तो उस पर रिसर्च होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। और IMD के जो डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, ये भी ओडिशा से ही हैं। मृत्युंजय मोहपात्रा ये चेयरमैन है, IMD के डायरेक्टर जनरल है। तो ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। और बालासोर डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है वो भी बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इसको पहले व्हीलर आइलैंड बोलते थे और यहां पे बहुत सारे लॉन्च किए जाते हैं यहां से। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो कोविड वॉरियर मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करेगी, राइट। ये बीजू पटनायक पार्क में कंस्ट्रक्ट करेगी भारत का पहला कोविड योद्धा स्मारक, कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो ये कहां पे बनेगा? ये बनेगा बीजू पटनायक पार्क में जो भुवनेश्वर में है। तो आंसर है भुवनेश्वर। और ओडिशा की गवर्नमेंट 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी देती है। अगर कोविड की वजह से किसी हेल्थ केयर वर्कर की डेथ हो जाती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट में हो, तो 50 लाख रुपए उसके परिवार को ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो आंसर है भुवनेश्वर। अभी अभी 5 एलिफेंट उनकी डेथ हो गई थी करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो ये करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में कहां पे है? और इनफैक्ट जो डेथ है कई जगह 8 बोल रहे हैं, कई जगह 9 एलिफेंट्स बोल रहे हैं, बट इट इज सेफ टू अज्यूम दैट देवर मोर देन 6 एलिफेंट्स हु डाइड एट द करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है, यानी वेस्टर्न ओडिशा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। और इनकी डेथ हुई क्यों थी? तो इनकी डेथ का कारण था हेमरेज सेप्टिसीमिया। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, हेमरेज सेप्टिसीमिया की वजह से डेथ हुई थी। ओडिशा में भी एलिफेंट काफी मिलते हैं और एलिफेंट जो है इंडिया में स्टेट एनिमल है 3 स्टेट्स का, एक तो कर्नाटका, एक झारखंड और एक केरला। तो ये 3 स्टेट्स का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। बाकी आपको मैं 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बताता हूं जो बहुत ज्यादा रिपीट होती है एग्जाम में, आपको लोकेशन भी याद रखना है। सुनाबेड़ा,
सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कंधामल डिस्ट्रिक्ट में है। कंधामल वही जगह है जहां की हल्दी बहुत फेमस है और यहां की हल्दी को, टर्मरिक को जीआई टैग भी मिला था 2 साल पहले। फिर बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व के एकदम नजदीक है, उसी में मतलब मिल जाती है ये बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और करलापट कालाहांडी में है। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो 200 करोड़ रुपया खर्च करेगी। एक 16th सेंचुरी का टेंपल है जिसको रेनोवेट किया जाएगा, जिसको डेवलप किया जाएगा। तो ये कौन सा टेंपल है? इसको एक इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट किया जाएगा, पिलग्रिमेज सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो याद रखिए ये है मां समलेश्वरी टेंपल, मां समलेश्वरी टेंपल, और ये संबलपुर में है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है मां समलेश्वरी टेंपल। बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा इसकी मान्यता है पूरे इंडिया में, बहुत खास तौर पे वेस्टर्न ओडिशा में बहुत ज्यादा। तो इसको एक बहुत वर्ल्ड क्लास उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, पिलग्रिमेज सेंटर में। हमारे जो माइंस के मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, ये हमारे कोल मिनिस्टर भी हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं। ये कर्नाटक के धारवाड़ से इलेक्टेड हैं लोकसभा में, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी धारवाड़ है। तो इन्होंने 2 नए आयरन और माइंस ओडिशा में जो हैं वो इनॉग्रेट करे हैं। तो ये कौन से हैं? ये कौन से 2 माइंस हैं जो ओडिशा में इनॉग्रेट किए गए हैं? याद रखिए इनके नाम है जिलिंग लंगलोटा और ग्वाली। सो इसका आंसर है ए एंड बी, जिलिंग लंगलोटा एंड ग्वाली आयरन और माइंस। ये 2 माइंस हैं जो स्टार्ट हुए हैं, जिनसे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। दोनों के नाम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। और इनमें ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन जो सरकारी कंपनी है, स्टेट पीएसयू, वो माइनिंग करेगी। क्लियर? दोनों के नाम याद रखिए। आयुष मिनिस्ट्री, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है विनोबा भावे सेवा प्रतिष्ठान के साथ और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मिलके आयुर्वेद पर्व। ये आयुर्वेद पर्व ओडिशा में कहां पे हुआ? ये 26 से लेके 28 मार्च तक हुआ था 2021। तो याद रखिए विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके आयुर्वेद पर्व को ऑर्गेनाइज किया था भुवनेश्वर में, कैपिटल भुवनेश्वर। और आयुष मिनिस्टर हमारे इस समय हैं किरण रिजिजू। इनसे पहले थे श्रीपद यसो नायक, लेकिन श्रीपद यसो नायक का एक्सीडेंट हो गया था तो फिर किरण रिजिजू बने थे। किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, ये भुवनेश्वर में हुआ। ठीक है, 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। इसमें इस बार पार्टनर कंट्री कौन था? पार्टनर कंट्री याद रखिए, पार्टनर कंट्री था बांग्लादेश। और फोकस कंट्री कौन सा था? फोकस कंट्री थे 2, एक तो अफगानिस्तान और दूसरा ईरान। और इसमें पार्टनर स्टेट कौन सा था? पार्टनर स्टेट था बिहार। तो पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट में क्या फर्क होता है? पार्टनर स्टेट होता है जो ऑर्गेनाइज में हेल्प करता है, यानी एक तरह से को होस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था क्रेडाई ने। क्रेडाई 11 दिन तक चला था ये फेयर। ये 19 फरवरी से 1 मार्च तक चला था, 11 दिन तक। और क्रेडाई बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ओडिशा चैंबर ऑफ कॉमर्स और वेस्ट बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें फोकस हुआ था अफगानिस्तान और ईरान पे, पार्टनर कंट्री था बांग्लादेश और पार्टनर स्टेट था बिहार। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें टेक होम रैशन की जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज किया जाएगा, यानी उसकी आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन होगा? तो इसका नाम है मो छटुआ ऐप लॉन्च किया था, जो राशन है उसकी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। और ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये बहुत सारे ऐप लॉन्च किए हैं। मो छटुआ मैंने आपको बता दिया। फिर एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई कलिका। ई कलिका किया है बच्चों के लिए, जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रैच फैसिलिटी मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, क्रैच फैसिलिटी होती है जहां बच्चे खेल कूद सकते हैं, एक छोटा सा आंगन या पार्क टाइप बना देते हैं झूले वगैरह लगा के, उसको बोलते हैं क्रैच फैसिलिटी। एक है मो शिशु पोर्टल। मो शिशु पोर्टल में बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी सर्विसेज होंगी। बच्चे को वैक्सीनेट कब करवाना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम होगा मो शिशु। उसके बाद है ममता ऐप। ममता ऐप ये कैश बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को देने के लिए है ममता ऐप। और फिर है ई मानदेय पोर्टल। ई मानदेय पोर्टल लॉन्च किया था जिससे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको सैलरी दी जा सके या भत्ता ऑनरेरियम वगैरह दिया जा सके।
सो ये 5 ऐप एक ही साथ लॉन्च किए थे ओडिशा की गवर्नमेंट ने, पांचों में से एक तो एग्जाम में जरूर आएगा। ओडिशा की नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है मेजर स्टेट्स में? देखो, इनोवेशन इंडेक्स पहली बार 2019 में लॉन्च हुआ था, कर्नाटक नंबर 1 था इंडिया में, और फिर 2020 का 2021 में लॉन्च हुआ है, तो इसमें भी कर्नाटक नंबर 1 है। इनोवेशन आप जानते हैं क्या होता है, जब हम कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, उसके लिए पेटेंट लेते हैं, तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। तो ओडिशा का रैंक था 14th। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए ओडिशा यहाँ पे 14th नंबर पे है, नंबर 1 पे कर्नाटक है। तो मेजर स्टेट्स में ये रैंकिंग है, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु, और यहां पे आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स, इनमें हिमाचल बेस्ट है और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली बेस्ट है। क्लियर? तो यहां पे कर्नाटका, और कर्नाटका से भी ज्यादा स्कोर दिल्ली का है। तो ओवरऑल अगर पूछें, ओवरऑल आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगर पूछें स्टेट्स में बेस्ट कौन है, तो कर्नाटका हो जाएगा, और ओडिशा का रैंक है इसमें 14। और नीति आयोग जो है ये क्या है? नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग हो गया था। और नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है भारत का, तो इसके चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ बहुत आता है एग्जाम में, इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। ओडिशा की स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या रैंक है बड़े राज्यों में, यानी जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा हैं? तो याद रखिए, स्टेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक जिनमें जो छोटे राज्य हैं, मतलब जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है, और एक जो बड़े राज्य हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रैंकिंग दिखाता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे कि जो ओडिशा है उसकी रैंक है 8th, उसकी रैंक 8th है, राइट। तो और छत्तीसगढ़ नंबर 1 है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में यानी लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में नंबर 1 था झारखंड। झारखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम वालों में, और छत्तीसगढ़ बेस्ट है 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा में, और ओडिशा की रैंक है 8th। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8th। इसके अलावा 1 से 10 लाख आबादी वाले जो शहर हैं उनमें ओडिशा का बेस्ट है बेरहामपुर, ठीक है, इसकी रैंक थी 63 बेरहामपुर। फिर राउरकेला टाउन था 156 में, बरीपाड़ा टाउन था 195, कटाक 232। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ये सिटीज उतने ज्यादा क्लीन नहीं हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत पीछे हैं। तो 1 से 10 लाख की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग, बस एक एक याद रख लो आप, जो टॉप है बेरहामपुर। अभी अभी सिमलीपल नेशनल पार्क, इसमें फायर जो है वो ब्रेकआउट हुई थी सिमलीपल नेशनल पार्क में। तो ये पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ओडिशा के? सिमलीपल, सिमलीपल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, राइट। और सिमलीपल आप जानते हैं एक टाइगर रिजर्व भी है। ओडिशा में 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है सिमलीपल और दूसरा है सतकोसिया। तो ये 2 टाइगर रिजर्व हैं, सतकोसिया और सिमलीपल। एक नेशनल पार्क और है ओडिशा में, सिमलीपल एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है ओडिशा में। जब कोई नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता है तो वो एक टाइगर रिजर्व बन जाता है, जिससे उसको एडिशनल फंडिंग मिलती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। सो सिमलीपल नेशनल पार्क जो है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, राइट। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है ये। और इसका नाम सिमलीपल क्यों है? क्योंकि यहां पे एक ट्री होता है जिसको बोलते हैं सिमल ट्री, इसको हम सिल्क कॉटन ट्री भी बोलते हैं, उसके नाम पे इसका नाम सिमलीपल है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1994 में। यहां पे ऑर्चिड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो ट्री यहां पे मिलता है वो है साल का पेड़। साल ट्री बहुत डोमिनेंट ट्री स्पीशी है सिमलीपल में, और यहां पे अभी आग लग गई थी तो बहुत ही डेंजरस था ये। आपको एक बात और बता दूं, सिमलीपल नेशनल पार्क के अंदर एक ट्राइब भी रहती है जो काफी टाइम से न्यूज में चल रही है, और वो है मैनकेडिया। तो मैनकेडिया ट्राइब एक बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं पिछड़ी हुई ट्राइब है। इनको हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी बोलते हैं, यानी अति पिछड़े जो ट्राइब्स हैं उनमें भी बहुत ज्यादा जो पीछे हैं उनको बोलते हैं अति संवेदनशील, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और इंडिया में कितने हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप? इंडिया में है 75 टोटल। और इनमें से ओडिशा में कितने हैं? ओडिशा में 13 हैं, जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। ओडिशा में 13 ट्राइबल ग्रुप ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। और हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओडिशा की जो सरकार है उन्होंने एक प्रपोजल क्लियर किया
एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है इन्होंने, अलग से एक पूरा अलग विभाग बनाया है सरकारी, ये महिलाओं के लिए काम करेगा। 70 लाख जो रूरल वुमेन है उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम करेगा। तो आपको बताना है इस मिशन का नाम क्या है। याद रखिए इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। और ओडिशा भारत का पहला स्टेट बना है जिसने स्पेशल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह, उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है, एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट बनाया है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई मिशन शक्ति को। ओडिशा की जो सरकार है वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज को सेटअप करेगी, यानी डीपा, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। नाम से पता चल रहा है ये ओडिशा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, यानी एक तरह से बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगी, फॉरेन एफडीआई वगैरह लाने में हेल्प करेगी। राइट, तो ये पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा में है सब में एक एक डिपार्टमेंट लगेगा, दीपा यानी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और ये 7 मार्च 2021 को अनाउंस किया था ओडिशा गवर्नमेंट ने। तो याद रखिए ये पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के सेटअप की जाएगी। ओलिव रिडली जो टर्टल हैं वो अभी अभी गैदर हुए थे गहिर माथा बीच पे मास नेस्टिंग के लिए। तो ये बीच कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? अच्छा सवाल है। देखो ओडिशा का स्टेट एनिमल क्या है अगर कोई पूछे तो वो है सांबार। सांबार जो होता है वो एक हिरण होता है, एक तरह का डियर होता है, और ये ओडिशा का स्टेट एनिमल है। लेकिन ओडिशा में ओलिव रिडली टर्टल जो होते हैं ये भी बहुत फेमस है, और ये करोड़ों में, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ टर्टल अभी आए थे बीच पे, गहिर माथा बीच पे। और गहिर माथा बीच जो है ये केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में आती है, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए जब ये मास नेस्टिंग करते हैं यानी अंडे देते हैं एक साथ, इसको हम बोलते हैं अरीबाड़ा। अरीबाड़ा एक स्पेनिश टर्म है, राइट, अरीबाड़ा एक स्पेनिश टर्म है, और मिलियंस ऑफ टर्टल एक साथ मास नेस्टिंग करते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गहिर माथा बीच के अलावा और कौन सी जगह है जहां पे ओलिव रिडली टर्टल मास नेस्टिंग करते हैं यानी हजारों अंडे देते हैं? तो एक नदी है जिसको बोलते हैं देवी रिवर। तो देवी रिवर जहां समुद्र से मिलती है वहां पे, यानी देवी रिवर का जो माउथ है, जो मुहाना है वहां पे। और दूसरा है ऋषिकुल्या बीच। ऋषिकुल्या भी एक नदी का नाम है। तो ऋषिकुल्या नदी जहां समुद्र से मिलती है वहां पे ऋषिकुल्या बीच है, तो वहां पे भी मास नेस्टिंग करते हैं ओलिव रिडली टर्टल। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओडिशा की गवर्नमेंट ने 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी महात्मा गांधी जी की फर्स्ट एवर विजिट टू स्टेट ऑन 23 मार्च 2021। तो महात्मा गांधी जी जब ओडिशा में आए थे तो वो कहां पर आए थे? याद रखिए महात्मा गांधी जी जो हैं वो सबसे पहली बार जब ओडिशा आए थे तो वो दिन था 23 मार्च 1921। 23 मार्च 1921, और अब उसको 100 साल पूरे हो गए हैं उनकी फर्स्ट विजिट को। तो इस उपलक्ष्य में एक पोस्टेज स्टैंप भी निकाली गई, डाक टिकट भी जारी करी ओडिशा की गवर्नमेंट ने उनकी इस 100 ईयर्स ऑफ हिज विजिट को कमेमोरेट करने के लिए, और वो कटाक में आए थे। तो कटाक जो है वहां पे आए थे महात्मा गांधी। कटाक जो है ये महानदी के किनारे है। महानदी इज द मेजर रिवर दैट फ्लोज इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो। तो महानदी फ्लोज मेजरली इन दीज 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो कटाक में आए थे महात्मा गांधी, ये उनकी पहली विजिट थी। क्या महात्मा गांधी ओडिशा सिर्फ एक ही बार आए थे? नहीं, वो टोटल ओडिशा अपने जीवन में 8 बार आए थे, राइट। बिटवीन 1921 जो उनका पहला विजिट था एंड 1946, इनके बीच में महात्मा गांधी जी ने 8 टाइम्स विजिट किया था ओडिशा को। ओडिशा की गवर्नमेंट ने अपना कौन सा स्टेटहुड डे मनाया 1 अप्रैल 2021 को? 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस बोलते हैं इसे, ओडिशा का स्टेटहुड डे होता है। और ओडिशा उत्कल दिवस, मतलब उत्कल दिवस पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1 अप्रैल 1936। बेसिकली ओडिशा एक अलग स्टेट बना था, राइट, ओडिशा एक अलग स्टेट बना था, और ये वो दिन है। तो याद रखिए 86th स्टेटहुड डे था ये, 86th स्टेटहुड डे था 1 अप्रैल 2021 को, उत्कल दिवस। ओडिशा की सरकार 2nd बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहती है, उसको प्रपोजल दिया है। कहां पे बनेगा ये? तो याद रखिए अभी ओडिशा में सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है और वो है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। अब दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बन सकता है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ईस्टर्न घाट्स महेंद्रगिरी, क्योंकि यहां पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ही ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है।
और महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, मतलब महेंद्रगिरी कहाँ पे है, ये स्प्रेड हुआ है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक तो गजपति डिस्ट्रिक्ट और एक गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो गजपति और गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है ईस्टर्न घाट्स में। और महेंद्रगिरी में एक ट्राइब भी रहती है जिन्हें बोलते हैं सोरा, राइट। और यहां पे कंधा ट्राइब भी रहती है, कंध ट्राइब जिसे बोलते हैं, सोरा एंड कंधा, दीज टू ट्राइब्स यहां पे ड्वेल करती हैं, याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक किताब है ओडिशा इतिहास, इसका हिंदी ट्रांसलेशन इनॉग्रेट करा। तो ये ओरिजिनल बुक किसने लिखी है? ये ओरिजिनल बुक लिखी है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जो हैं ये एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे, और ये ओडिशा के मुख्यमंत्री भी थे। सो 1946 से लेकर 1950 और फिर दोबारा 1956 से 1961 तक हरे कृष्ण मेहताब वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। इनफैक्ट जब उन्होंने ये किताब लिखी थी ओडिशा इतिहास, तो वो जेल में बंद थे, अहमदनगर जेल में थे, अहमदनगर फोर्ट जेल में वो बंद थे 2 साल के लिए, 1942 से लेकर 1945, और तब उन्होंने इस किताब को लिखा था। ये ओरिजिनल किताब पहले सिर्फ ओडिया और इंग्लिश में अवेलेबल थी, लेकिन अब इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो इस किताब को अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं ऑयल गैस और स्टील के, और भारतहरि मेहताब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कटाक से, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सब ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। तलचर थर्मल पावर प्लांट जो ओडिशा में है, इसको बंद कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया है। तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा ओन किया गया था? तलचर थर्मल पावर प्लांट 54 ईयर पुराना है ये 1967 में कमीशन किया गया था। इसकी क्षमता थी 460 मेगावाट। तो इसको बंद कर दिया गया है। पहले ये ओडिशा सरकार चलाती थी इसे 1995 तक, बाद में इसको एनटीपीसी को बेच दिया गया था। सो इट वाज ओन्ड बाय एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, विच इज अ महारत्न कंपनी, और एनटीपीसी के चेयरमैन है मिस्टर गुरदेव सिंह। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया है ओडिशा में रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट के लिए। तो कौन सी नदी पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और किसको जोड़ेगा? तो याद रखिए, ये जो रोपेक्स फेरी हैं ये ग्रीस में बनती हैं। इनसे ह्यूमन बींग्स और सामान दोनों ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उन्होंने, उनका इनिशिएटिव है ये। तो ये एक नदी है जिसका नाम है धामरा नदी। तो धामरा नदी के ऊपर ये चलेगी, ये फेरी चलेगी। और ये किसको कनेक्ट करेगी? ये कनेक्ट करेगी कानी नाली को तालाचुआ से। यहां पे आप देख सकते हैं कानी नाली, और कानी नाली जो है ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कनेक्ट करेगी इसको तालाचुआ। तालाचुआ जो है ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तालाचुआ को कानी नाली भद्रक से कनेक्ट करेगी ये जेटी सर्विस। सागरमाला इनिशिएटिव के तहत ये स्टार्ट की गई है। इसमें 50 करोड़ का लगभग एक्सपेंस है। और रोपेक्स को बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी, राइट, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर, वैश्विक कौशल केंद्र, ये कहां बनेगा? तो ये मंचेश्वर में बनेगा। और मंचेश्वर है भुवनेश्वर में, तो आंसर है भुवनेश्वर। यहां पे कौशल विकास पे ध्यान दिया जाएगा, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी लोन दे रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। यहां पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जो 18 मंजिल की होगी, 18 स्टोरी बिल्डिंग होगी, और उसमें 3000 बच्चों को एक साथ स्किल डेवलपमेंट उनका हो पाएगा, राइट। तो ये प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 4.5 लाख स्क्वायर फीट का ये सेंटर है जो बनेगा भुवनेश्वर में, और इसमें 1342 करोड़ रुपए का खर्चा ओडिशा की सरकार करेगी। इसमें वो हेल्प ले रहे हैं सिंगापुर की। अगर पूछें वर्ल्ड स्किल सेंटर को बनाने में कौन से कंट्री का हेल्प लिया जा रहा है, सिंगापुर का हेल्प लिया जा रहा है। चिल्का लेक में अभी अभी कौन सा एनिमल है जिसकी स्पीशीज डबल हो गई है इस साल? एक ही साल में उनकी जो संख्या है वो डबल हो गई है। तो ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन कई तरह का मिलता है चिल्का लेक में, जैसे इरावड्डी डॉल्फिन बहुत फेमस है। इरावड्डी वैसे एक नदी है जो म्यांमार में बहती है, उसके नाम पे इस डॉल्फिन का नाम इरावड्डी डॉल्फिन है। फिर एक बॉटल नोज डॉल्फिन भी मिलती है यहाँ पे, और एक हम्प बैक डॉल्फिन भी मिलती है। तो इनकी संख्या डबल हो गई है। पिछले साल 233 थी, इस साल 544 है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई है।
राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूरी दुनिया में इरावड्डी डॉल्फिन सबसे ज्यादा चिल्का लेक में ही मिलती हैं। एक बात और बता दूं, चिल्का लेक के बीच में, जो चिल्का लेक है उसी के बीच में एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसे नलबन बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, नलबन बर्ड सेंचुरी। और चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा लगून लेक है या सॉल्ट वाटर लेक है। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ओडिशा की सरकार ने एक योजना शुरू करी है, गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, राइट। तो ये किसके लिए करी है योजना शुरू? गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये करी है पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि जर्नलिस्ट अपनी जान पे खेल के कोविड का कवरेज कर रहे हैं, कोविड के समय में पेंडेमिक के बारे में लोगों को में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो अगर किसी पत्रकार का डेथ हो जाता है, जर्नलिस्ट का डेथ हो जाता है कोविड की वजह से ऑन ड्यूटी, तो उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर वो कोविड से पीड़ित हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे अपना इलाज कराने के लिए। तो 2 लाख मिलेंगे कोविड का इलाज कराने के लिए, और कोविड से अगर डेथ हो गई तो फिर 15 लाख उनके परिवार वालों को मिलेंगे। यह है गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसका नाम गोपबंधु के नाम पे रखा है। गोपबंधु कौन थे जानते हैं? इनका पूरा नाम था गोपबंधु दास। इनका जन्म पुरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और ये इनको हम बोलते थे जूल ऑफ उत्कल। इन्हें उत्कल मणि बोलते थे। उत्कल मणि मतलब जूल ऑफ उत्कल। तो ये एक समाज सेवी थे, सोशल वर्कर थे, पत्रकार थे, कवि थे, समाज सुधारक थे, और इनका जन्म पुरी में हुआ था। तो इनके नाम पे स्कीम का नाम रखा है गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ओडिशा की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड अब से देगी। तो इस अवार्ड में जो कैश है वो कितना दिया जाएगा? याद रखिए, इसमें 10 लाख रुपए दिया जाएगा कैश। मैं आपको बता दूं, मनोज दास ओडिया में लिखते थे और इंग्लिश में लिखते थे। ओडिया में लिखते थे और इंग्लिश में लिखते थे। सो इसमें 10 लाख का अवार्ड होगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे लिटरेचर में तो ये अवार्ड आपको दिया जाएगा, मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड। और मनोज दास का डेथ कब हुआ? 27 अप्रैल 2021, राइट। 87 ईयर ओल्ड थे ये। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? यह भी आ सकता है। इनका जन्म बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला हुआ था, सरस्वती सम्मान, पद्मश्री भी मिला हुआ था इन्हें, पद्म भूषण भी मिला हुआ था इन्हें। तो बहुत ही ज्यादा, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ था। तो ही वॉज अ वेरी वेरी रिनाउंड लिटरेचर ऑथर फ्रॉम ओडिशा। डोंगरिया कौंध ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली है? ये ओडिशा के, राइट। डोंगरिया कौंध ट्राइब ये न्यूज में आई थी अभी अभी, क्योंकि इनमें कोविड फैल गया था काफी ज्यादा, इसलिए ये न्यूज में आई थी। तो याद रखिए, ओडिशा में ये जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती है वो है रायगढ़। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहती है ये, और ये आपको याद रखना है। बेसिकली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नियामगिरी हिल्स हैं, वहां पे ये स्टे करती हैं। इनके ऊपर काफी शाई ट्राइब है ये, अपने में रहते हैं, ये शहरों वाले तरफ नहीं आते हैं ज्यादा। तो ये ध्यान रखिए। और ये जो ट्राइब है डोंगरिया कौंध, ये एग्जाम में जरूर आएगी। बाकी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंडिया में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, इनमें से 13 ओडिशा में है। तो ये 13 कौन से हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसको कहीं लिख लो, आप याद कर लो। एक तो है बिरहोड़, एक है बोंडो, एक है देदाई, उसके बाद डोंगरिया कौंध, तो ये भी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। एक मैंने आपको मैनकिडिया बताया ही था, मैनकिडिया। उसके बाद है खरियास, फिर है जुआंग, लोढ़ाज, सूरा भी मैंने आपको बताया था, SOURA, सोरा। उसके बाद चुकटिया भुंजिया और लांजिया सौरा, LANJIA, लांजिया सौरा। तो ये 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। एक और याद रख लीजिए, पोड़ी भूयान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ये यूनियन मिनिस्टर हैं ऑयल, गैस एंड स्टील। इन्होंने अभी अभी जो एकाम्र क्षेत्र है वहां पे साइंटिफिक एक्सकवेशन करने की मांग करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एकाम्र क्षेत्र जो है ये क्या है और यहां पे इतना हेरिटेज क्यों है? देखो, एकाम्र क्षेत्र हम किसको बोलते हैं?
जो भुवनेश्वर में है एकाम्र क्षेत्र, जहां पे लिंगराज टेम्पल है। तो ये भुवनेश्वर में है, पहली बात तो ये याद रखिए। लिंगराज टेम्पल एक लॉर्ड शिवा टेम्पल है, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये, 11वीं सेंचुरी में बना था और भुवनेश्वर में है। इसको बनवाया था सोमवंशी राजा ययाति वन ने। ययाति वन सोमवंशी राजा, 180 फीट ऊंचा मेन टावर है इस टेम्पल का, बहुत ऊंचा है। कलिंग आर्किटेक्चर इसमें देखने को मिलता है, गर्भगृह भी है इसमें, यज्ञशाला भी है, भोग मंडप, नाट्यशाला, सब कुछ है और इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। और यहां पे टेम्पल के पास एक झील भी है जिसको बोलते हैं बिंदु सागर लेक। बिंदु सागर लेक। तो धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना है कि यहां पे बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के अवशेष हैं जो जमीनों में हैं, जमीन के नीचे, उनको खुदवाना चाहिए। एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उनका एक्सकवेशन करना चाहिए, इससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा। तो हमें एकाम्र क्षेत्र को डेवलप करना है, यानी कि लिंगराज टेम्पल और उसका जो पेरिफेरल एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया है, हमें उसे डेवलप करना है। यह कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। सो ये भुवनेश्वर में है एकाम्र क्षेत्र। 2022 एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल, ये इंडिया में 3 जगह पे होगा, नावी मुंबई, अहमदाबाद और ओडिशा। ओडिशा में कहां पे होगा ये क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये ओडिशा में होगा, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम। तो ये कलिंग स्टेडियम में होगा। और नावी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में होगा और अहमदाबाद में जो है ट्रांस स्टेडिया। वैसे अहमदाबाद में एक जगह भी है मोटेरा, जहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, वो भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में होगा। कौन सा इंस्टीट्यूट है ओडिशा का जिसने ऑल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप बनाया है? ये हमारे खेतों में, एग्रीकल्चर फील्ड में जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करेगा। ऑल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप, इसको बनाया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कटाक में है। तो आंसर है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कटाक। कौन सी स्पेस एजेंसी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर यानी STIC सेटअप करेगी NIT राउरकेला में? NIT राउरकेला में, राउरकेला कहां है? ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट आपने सुना होगा। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला में स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, इसको इसरो बनाएगा, ऑब्वियसली इसरो। तो आंसर है इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करा है और एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है करियर पोर्टल। ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए किया है। तो याद रखिए ओडिशा की गवर्नमेंट ने करियर पोर्टल को लॉन्च किया यूनिसेफ के साथ मिलकर। यूनिसेफ। और अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले ओडिशा की गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक मैस्कॉट भी बनाया था जिसका नाम था टिक्की मौसी। ये एक मैस्कॉट है गवर्नमेंट का और ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए है। तो ये वेबसाइट भी बनाई है एक, www.odishacareerportal.com। आप इसको विजिट कर सकते हैं अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। यह पोर्टल ओडिया में अवेलेबल है, odishacareerportal.com। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ बच्चों के लिए ही काम करती है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, पहले इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोलते थे, लेकिन इमरजेंसी वर्ड हटा दिया गया था बाद में, तो अब इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हेनरिएटा फोर। ये इसकी प्रेसिडेंट है यूनिसेफ की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें ओडिशा का रैंक क्या था? देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यह बताती है कि जस्टिस देने के नाम पर, न्याय देने के नाम पर ओडिशा का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य कितनी आगे है। तो ओडिशा राज्य जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, यहां पे आप देख सकते हैं। ओडिशा जो पहली बार ये इंडेक्स आया था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इंडेक्स, तो ये 2019 में आया था, तब ओडिशा 7th प्लेस पे था और अब 11th पे हो गया है, सेकेंड एडिशन जो 2020 का 2021 में रिलीज हुआ था। तो भारत का नंबर 1 राज्य है अपने सिटीजन्स को जस्टिस देने के मामले में महाराष्ट्र, राइट। तो ओडिशा जो है वो 11th पोजीशन पे है, आंसर है 11। और सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा बड़े राज्यों में यूपी का, यूपी 18वें नंबर पे रहा। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा नंबर 1 पे रहा। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है और इसको टाटा ट्रस्ट ने दिया था, इसको पब्लिश करता है टाटा ट्रस्ट। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये ओडिशा में बन रहा है। कहां पे बन रहा है ये?
भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है, इसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं और यह बनेगा राउरकेला में। राउरकेला में वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा 2023 में, जो मेंस वर्ल्ड कप होगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये राउरकेला में होगा और भुवनेश्वर में भी होगा, दो जगह पे होगा। भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में होगा और राउरकेला में इस स्टेडियम में होगा, ये जो बन रहा है। और इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, तो इसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा जाएगा। बिरसा मुंडा जी का जन्म उलीहट्टू विलेज में हुआ था, जो झारखंड में है, लेकिन बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे वो ओडिशा से। ही वॉज अ ट्राइबल लीडर, राइट। सो भुवनेश्वर और राउरकेला दो सिटीज होस्ट करेंगी हॉकी का मेंस वर्ल्ड कप 2023। इंडिया ने ओडिशा के कोस्ट से अभी अभी एक मिसाइल टेस्ट करी है, मीडियम रेंज एसएएम। एसएएम क्या होता है, तो किस तरह का मिसाइल है ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। एसएएम मतलब सरफेस टू एयर, तो आंसर है ऑप्शन डी, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो ओडिशा में है वहां से इसको लॉन्च किया गया। डीआरडीओ ने बनाया है इसे आईएआई यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसके साथ मिलकर ये डेवलप करी है डीआरडीओ ने। लेकिन इसकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, एक सरकारी कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। सो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है जिससे जो सिटीजन है ओडिशा के, उनको सरकारी सेवाएं एक टाइमली मैनर में और सिंसियरली मिल सकें? तो इस पोर्टल का नाम है परिश्रम पोर्टल। परिश्रम पोर्टल नवीन पटनायक जी ने खुद लॉन्च किया था, जो लेबर एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, ईएसआई डिपार्टमेंट बोलते हैं इसे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो इनकी 22 सेवाएं हैं, 22 ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो अब इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगी, राइट। और आने वाले दिनों में ये सर्विसेज 22 से बढ़ा के 52 कर दी जाएंगी। तो इस पे आपको लाइसेंस बनवाना हो, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, उसका आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या आपको अप्रूवल या डिजाइन करवाना है अपनी फैक्ट्री का, मतलब बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं इसके ऊपर। ये जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, उन सबकी हेल्प करेंगी। ओडिशा का पहला शहर कौन सा है, इनफैक्ट पूरे भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन मिला है फॉर इफेक्टिव फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज? इसका क्या मतलब होता है, यानी कि सीवेज मैनेजमेंट में जो सीवेज का पानी है उसको ट्रीट करना पड़ता है, उसके बाद वो रिवर में जाके मिलता है, राइट, जिससे कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वगैरह कम हो जाए। तो सबसे बेस्ट इंडिया में जो सीवेज मैनेजमेंट करता है वो है भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो भुवनेश्वर का नगर निगम इंडिया में बेस्ट फीकल वेस्ट को मैनेज करता है। तो ये पहला शहर है जिसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन मिला है। ओडिशा का जो टूरिज्म है, उन्होंने अपना इको रिट्रीट प्रोग्राम शुरू करा है, कितनी जगह पे करा है? इको रिट्रीट प्रोग्राम होता क्या है? इको रिट्रीट प्रोग्राम ये होता है कि वहां पे लग्जरी कॉटेज बनवाए जाते हैं, लग्जरी झोपड़ियां बनवाई जाती हैं, और आप उस जगह पे जाके वहीं पे रहोगे, आप होटल में नहीं रहोगे। तो आप अगर किसी नेशनल पार्क में जा रहे हो तो वहां पे आपके लिए अच्छी खासी कॉटेज होंगी, जिससे आप वहां एक्सपीरियंस कर सको, उस वातावरण को, उस एनवायरनमेंट को आप एब्जॉर्ब कर सको। तो इसके लिए इको रिट्रीट प्रोग्राम होता है। तो ओडिशा में ये 5 जगह पे स्टार्ट हुआ है, तो आंसर है 5। ये 5 लोकेशन कौन से हैं? कोणार्क सन टेम्पल, मतलब कोणार्क, सतकोसिया जहां पे टाइगर रिजर्व है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, दरिंगीबाड़ी और हीराकुड। आपने हीराकुड डैम जरूर सुना होगा, यह भारत का आज भी सबसे लंबा डैम है और ये महानदी के ऊपर बिल्ट है। तो ये 5 लोकेशन है ओडिशा में जहां पे इको रिट्रीट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। 2023 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ओडिशा में किन 2 जगह पे होगा? तो ये मैंने आपको बताया जैसा, भुवनेश्वर और राउरकेला, भुवनेश्वर और राउरकेला। और ये दूसरी बार है कि ओडिशा में वर्ल्ड कप हो रहा है। पिछला वर्ल्ड कप जो हॉकी का हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, ओडिशा में हुआ था, वो सिर्फ भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंग स्टेडियम में। और FIH का हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बोलते हैं, और इसके प्रेसिडेंट हैं एनडी बत्रा। सो एक इंडियन लीड कर रहा है इस समय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को। कोणार्क डांस फेस्टिवल 2020 में हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था। तो ये कौन सा एडिशन था इसका? दिसंबर 2020 में जो हुआ था, फेमस सन टेम्पल में जो होता है हर साल, तो ये इसका 31st एडिशन था, 31वीं बार हुआ था कोणार्क डांस फेस्टिवल। मिशन 0F ये ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ? मिशन 0F
ये F क्या है? F मतलब फेल। स्टूडेंट्स को F ग्रेड तब मिलता है जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें एजुकेशन को हमें इंप्रूव करना है, बच्चों का जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाना है, अच्छे टीचर्स लेकर आने हैं, और हमारा टारगेट ये है कि वो बच्चे जिन्होंने क्लास 9 में 40% से कम स्कोर किया है, जो बच्चे वीक हैं, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करें, उनको नॉलेज दें। तो ये संबलपुर में स्टार्ट हुआ था मिशन 0F। संबलपुर एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि वो बच्चे जो ग्रेड F लेकर आ रहे हैं उनकी हेल्प करें। कौन सी सरकारी कंपनी है जिसने सीज्मिक कैंपेन स्टार्ट करा ओडिशा में महानदी बेसिन में? सीज्मिक कैंपेन, तो याद रखिए ये स्टार्ट हुआ था काकाटपुर में। काकाटपुर में जो महानदी बेसिन है वहां पे, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्टार्ट किया था। तो आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग कंपनियां बिल्कुल, ठीक है। और हमारे ऑयल गैस इसके मिनिस्टर हैं, स्टील मिनिस्टर भी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी ओडिशा से ही हैं, राइट। तो ओडिशा में बेसिकली हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, फ्यूल होते हैं, जैसे पुरी, खुर्दा, कटाक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, ढेंकनाल, जजपुर, भद्रक, बालाशोर, मयूरभंज, केओंझार वगैरह में, केंदुझार भी जिसे बोलते हैं। तो यहां हम हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके लिए सीज्मिक डेटा चाहिए होता है। तो वो सीज्मिक डेटा ऑयल इंडिया लिमिटेड एक्सप्लोर कर रहा है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ। तो इसमें किस चीज का ट्रीटमेंट है जो बच्चों का होगा फ्री ऑफ कॉस्ट? याद रखिए बच्चों का हार्ट ट्रीटमेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो आंसर है हार्ट ट्रीटमेंट। इसके लिए प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एग्रीमेंट किया गया है। और बेसिकली अहमदाबाद जो है वहां पे एक हॉस्पिटल है, सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल। सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल, वहां पे बच्चों के फ्री ऑपरेशन किए जाएंगे हार्ट के अगले 2 साल। बंदे उत्कल जननी, ये ओडिशा का स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था। तो ये लिखा किसने है? और ये बंदे उत्कल जननी जो है क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा स्कूल्स में। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इसको लिखा है लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ने। तो आंसर है लक्ष्मीकांत मोहपात्रा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो कितने प्लेसेस पर कमर्शियल कोर्ट सेटअप करेगी। कमर्शियल कोर्ट, याद रखिए कमर्शियल कोर्ट 4 जगह पे स्टार्ट किए गए हैं ओडिशा में। एक तो है कटाक, एक है भुवनेश्वर, बेरहामपुर और संबलपुर। यहां पे कमर्शियल कोर्ट स्टार्ट किए गए हैं। इंडिया ने अभी अभी बालासोर से, ओडिशा से टेस्ट फायर किया QRSAM। यहां पे R का मतलब क्या है? R का मतलब है यहां पे क्विक रिएक्शन। QR मतलब क्विक रिएक्शन। ये वो QR कोड से कंफ्यूज मत करना, वो क्विक रेस्पॉन्स होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, जो QR कोड यूज करते हैं ना, पेमेंट करते हैं जब हम, वो नहीं। ये QR अलग है, ये क्विक रिएक्शन है। और SAM तो सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। तो ये भी चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट से हमने टेस्ट फायर की थी। इसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर। तो आंसर है रिएक्शन। पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इंडियन रेलवेज का जो लगा है, भुवनेश्वर में लगा है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा? तो याद रखिए ये कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप। और ये मंचेश्वर में है, भुवनेश्वर में, मंचेश्वर। इसको बनाया है ईस्ट कोस्ट रेलवे ने, ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसमें 1.79 करोड़ का खर्चा आया है। और ये 500 किलो वेस्ट हर रोज, प्लास्टिक का कचरा, ई वेस्ट वगैरह, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है उसको बोलते हैं पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी, पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी। बच्चों में निमोनिया ना हो, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से फैलता है, बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो ओडिशा की सरकार ने कौन सा कैंपेन लॉन्च करा है वर्ल्ड निमोनिया डे के दिन बच्चों में निमोनिया की प्रॉब्लम को रोकने के लिए? तो याद रखिए इसका नाम था सांस। और सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, यानी सांस कैंपेन। खासतौर पे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें 14% जो बच्चों की डेथ होती है वो निमोनिया की वजह से होती है, राइट। और ऐसा माना जाता है कि पूरे 1 साल में इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5 लाख बच्चे निमोनिया से मर जाते हैं 5 साल से कम। और ओडिशा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों की है उसमें वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, राइट। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया, ऑलमोस्ट 40% केसेस मलेरिया के ओडिशा से आते हैं।
तो बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो ओडिशा में बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पे मलेरिया और निमोनिया। ओडिशा का कौन सा शहर है जो नंबर 2 पे फिनिश किया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इन द लेस देन मिलियन कैटेगरी? देखिए, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, उन्होंने 2 इंडेक्स शुरू करे। एक का नाम है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें सिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है बड़े शहर, एक है छोटे शहर। तो बड़े शहर वो हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और छोटे शहर वो हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। तो बड़े शहरों में ईज ऑफ लिविंग में टॉप किया बेंगलोर ने, और छोटे में किया शिमला। यानी भारत का सबसे ज्यादा रहने लायक शहर है, रहने योग्य शहर है बेंगलोर, और छोटे में सबसे रहने लायक है शिमला। लेकिन बड़े शहरों में आप देख सकते हैं पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नावी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई। ओडिशा का कोई भी टॉप 10 में नहीं है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि टॉप 10 में ओडिशा का एक शहर है भुवनेश्वर, जो भारत का दूसरा सबसे ज्यादा रहने लायक शहर है, जिसकी आबादी 10 लाख से कम है। ठीक है, तो भुवनेश्वर का जो रैंक था वो सेकंड था, तो आंसर है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के बाद जो सबसे अच्छा रैंक उसके बाद था वो था राउरकेला। राउरकेला 54 नंबर पे था, 54वें नंबर पे था। बड़े शहरों में उड़ीसा का कोई भी नहीं रहा। फिर राउरकेला का म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक था? देखो, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये है कि किस शहर का जो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। इसमें भी जो शहर हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बड़े शहर और छोटे शहर। तो छोटे शहरों में आप देख सकते हैं टॉप 10 में ओडिशा का कोई नहीं है, और बड़े शहरों में भी ओडिशा का कोई नहीं है। लेकिन यहां पे जो भुवनेश्वर और राउरकेला हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। भुवनेश्वर का रैंक था 25 और राउरकेला का रैंक था 48। तो बेस्ट परफॉर्मिंग शहर है भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्मेंस में, और राउरकेला दूसरे नंबर पे था। तो राउरकेला का रैंक था 48। साइक्लोन यास, ये अभी अभी बे ऑफ बंगाल में आया था। इसने ओडिशा को भी हिट किया, वेस्ट बंगाल को भी हिट किया। तो ये नाम कौन से कंट्री ने दिया था इसको, यास? साइक्लोन की जो नेमिंग होती है उसमें जो विभिन्न कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन वाले, वो नेम सजेस्ट करते हैं। सो 13 कंट्रीज ने 13 नेम ईच सजेस्ट किए थे। टोटल 169 नेम्स हमारे पास हो गए थे। तो इस सीजन का जो सबसे पहला साइक्लोन आया था वो था साइक्लोन टॉक्टे। साइक्लोन टॉक्टे ने ओडिशा को अफेक्ट नहीं किया था। ये इंडिया का कोस्ट लाइन है, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी ये अरेबियन सी में आया था साइक्लोन टॉक्टे। और टॉक्टे जो नाम दिया था वो दिया था किसने? म्यांमार ने। म्यांमार जिस कंट्री को पहले बर्मा बोलते थे, और इसीलिए साइक्लोन टॉक्टे ने अफेक्ट किया था मेनली महाराष्ट्र, गुजरात, जो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। ओडिशा ईस्टर्न कोस्ट पे है। सो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया था यास, और इसने डेफिनेटली ओडिशा को और वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था। याद रखिए, यह नाम ओमान ने सजेस्ट किया था। ओमान का कैपिटल है मस्कट, और ओमान ने इंडिया को एक आइलैंड भी दिया है जहां पे इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, जिसका नाम है डुकुम आइलैंड, DUQM। ये आइलैंड इंडियन ओशियन में है। और इसका मतलब क्या होता है वर्ड यस का? तो ये इंग्लिश में इसका मतलब होता है जैस्मिन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है जो इन्हें रिपोर्ट करते हैं, जिनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH से प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है? प्रेसिडेंट कौन है इसके? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है VK पांड्यान को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि VK पांड्यान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओडिशा में हॉकी को बहुत पॉपुलर कर दिया है। ये कोई आसान बात नहीं है कि वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना। आज आप देखें, और इवन इन द पास्ट बहुत बड़े बड़े हॉकी के खिलाड़ी ओडिशा से हुए हैं, राइट? चाहे वो दिलीप टर्की हो, जो भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी। एथलेटिक्स में भी ओडिशा के खिलाड़ी बहुत आगे हैं, चाहे वो जिन्हें अभी छत्तीसगढ़ वीरनी का अवार्ड मिला है, डूटी चांद, तो वो भी हैं। और ये असम की हिमा दास वगैरह, इनके साथ भी खेलते हैं, तो ये भी ओडिशा में आते रहते हैं। तो ओडिशा स्पोर्ट्स में अब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है जिस लेवल पे हरियाणा और महाराष्ट्र हैं, जो इंडिया में स्पोर्ट्स में हमेशा नंबर 1 रहते हैं। सो इनका बहुत बड़ा रोल है। V कार्तिकेयन पांड्यान, इन्होंने ओडिशा में हॉकी को बहुत पॉपुलर किया है। पिछला वर्ल्ड कप भी ओडिशा में हुआ था हॉकी का, और अगले वाला वर्ल्ड कप भी, मेंस वर्ल्ड कप हॉकी का इंडिया में होगा, ओडिशा में 2 शहरों में होगा। सो आंसर है V कार्तिकेयन पांड्यान। नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें ओडिशा का रैंक क्या था? देखो, इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है? इनोवेशन आप जानते हैं, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ नया करते हैं, नया प्रोडक्ट या नई सर्विस बनाते हैं। तो इस इंडेक्स में कर्नाटका नंबर 1 था फर्स्ट एडिशन में और सेकंड एडिशन दोनों में, राइट? और ओडिशा का रैंक मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं
ओडिशा यहाँ पे है, काफ़ी पीछे है, 14वें नंबर पे है। तो ओडिशा का रैंक है 14। और इसमें मोस्ट इनोवेटिव स्टेट ऑफ इंडिया कर्नाटका है नंबर 1 पे, पिछले 2 एडिशंस में दोनों बार नंबर 1 रहा। महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, तमिलनाडु नंबर 3 पे है। छोटे राज्यों में हिमाचल नंबर 1 है और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर 1 है। सो ओडिशा का रैंक है 14। नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, इसमें ओडिशा को कौन सी कैटेगरी में रखा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस के होते हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं। इनकी टोटल संख्या है 17 है टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पे कि बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य है केरला और वर्स्ट परफॉर्मिंग है बिहार बड़े राज्यों में, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ नंबर 1 है। तो केरला 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में सबसे आगे है और केरला का स्कोर है हाईएस्ट 75 आउट ऑफ 100। और ओडिशा कहां पे है इसमें? ओडिशा यहां पे है, ओडिशा का स्कोर है 61। तो इसमें 61 जो कैटेगरी है वो इस रेंज में है, तो ओडिशा इसमें परफॉर्मर है। ओडिशा जो है वो इसमें परफॉर्मर है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये मिनिस्ट्री 2019 में बनी थी। इंडिया में एक थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, और एक थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। दोनों को मिनिस्ट्रीज को मिलाकर 2019 मई में एक मिनिस्ट्री बना दी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं इस समय वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर जो राजस्थान में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हर साल अब 10 से लेके 12 साइट सिलेक्ट करती है जिनको हमें तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और इनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस बनाना है। तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इस बार 12 चूज की गई हैं 4th फेज में। इनमें ओडिशा का में कौन सी जगह है? तो ये हैं वो 12 प्लेसेस जो चूज की गई हैं सरकार के द्वारा। इनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। इसमें ओडिशा का सिर्फ एक है, वो है सन टेम्पल कोणार्क। सन टेम्पल कोणार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहां पे साइक्लोन यस आया था और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, इसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया। तो आपको बताना है भीतरकनिका नेशनल पार्क रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? याद रखिए, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा के केंद्रापाड़ा में है और इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1998 में, और रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2002 में। सो आंसर है 2002। और पहली बार नहीं है कि भीतरकनिका में इतना तबाही हुआ है साइक्लोन की वजह से। आपको याद होगा साइक्लोन एम्फान आया था 2020 में और साइक्लोन फोनी ये आया था 2019 में। उस वक्त भी बहुत तबाही हुई थी, राइट। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, भीतरकनिका इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबंस के बाद। सुंदरबन जो बंगाल में है, बंगाल और बांग्लादेश में है, तो उनके बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आप हैरान हो जाओगे, जब ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, 99 तब इतना तबाही नहीं हुआ था यहां पे क्योंकि मैंग्रोव कवर बहुत डेंस था। लेकिन अब मैंग्रोव कवर काफी कम हो गया है और मैंग्रोव जो हैं ये, जैसे मान लीजिए ये बीच है आपका, यहां से समुद्र में साइक्लोन आ रहा है, राइट, वेव्स आ रहे हैं, तो मैंग्रोव्स पानी में होते हैं यहां पे, तो ये पानी को स्लो डाउन कर देते हैं और ये स्पीड कम कर देते हैं। इसीलिए 1999 में जब साइक्लोन आया था मैंग्रोव बहुत डेंस थे तो पानी का स्पीड कम हो गया था, तबाही कम हुआ था। अभी मैंग्रोव बहुत कम हो गए हैं तो पानी बहुत तेजी से आता है और बहुत तबाही मचाता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो भीतरकनिका नेशनल पार्क को रामसर साइट 2002 में डिक्लेयर किया गया था। एक रिसेंट सेंसस हुआ था ओडिशा में ब्लैक बग पॉपुलेशन का, तो ओडिशा का जो ब्लैक बग पॉपुलेशन है वो डबल हो गया है पिछले 6 सालों में। ब्लैक बग लेकिन ओडिशा में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? याद रखिए, ब्लैक बग आप इसको एंटीलोप भी बोल सकते हो, एंटीलोप, काला हिरण जो होता है। और इनका जो नंबर है वो डबल हो गया है। अभी जब सेंसस हुआ था तो ओडिशा में टोटल 7,358 एंटीलोप्स हैं, 7,358, और ये सारे सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, वो हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर है गंजम। एक समय था जब पहले जो बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पुरी में, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे मिलते थे 2012-2013 तक, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ गंजम में मिलते हैं। और ब्लैक बग काफी हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल है, इसको शेड्यूल 1 में रखा है हमने, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1972। और
इसको वल्नरेबल कहा हुआ है IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपको यह भी बता दूं, ब्लैक बक इंडिया में 3 स्टेट्स का स्टेट एनिमल है। एक तो आंध्र प्रदेश, एक हरियाणा और एक पंजाब। इन तीनों का स्टेट एनिमल ब्लैक बक है और ओडिशा का स्टेट एनिमल है सांबार। ओडिशा ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। यह किसके लिए किया है? सेचा समाधान, याद रखिए, यह किसानों के लिए किया है, फार्मर्स के लिए किया है। तो इस ऐप में क्या होगा? फार्मर इस ऐप की मदद से अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से या जन सेवा केंद्र से जो कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन पॉइंट हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है उड़ीसा में, उसके चक्कर किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे। किसान अपनी शिकायतें फोटोग्राफ या वीडियोस के थ्रू इस पे डाल सकते हैं और अपनी जो इनकी कंप्लेन है किसानों की, उनका स्टेटस क्या है वो ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में, राइट, SMS के थ्रू। तो किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए भी यह ऐप है सेचा समाधान। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है जिससे लोग इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव्स ले सकें? क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज करने पे जो प्राइज मनी मिलता है तो उसको लेने के लिए, तो याद रखिए इसका नाम है सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया और जो भी इंसेंटिव्स हैं वो इसके थ्रू मिलेंगे। और एक पोर्टल और लॉन्च किया था जिसका नाम था ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। जो SC ST कम्युनिटी या OBC या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो इस पोर्टल के थ्रू मिलेगी। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, इसने एडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम शुरू करा था। ये ओडिशा में कहां पे है? नंदनकानन जू, याद रखिए ये भुवनेश्वर में है। और इसने एडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम शुरू करा था जिससे लोग किसी भी एनिमल को एडॉप्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं ये एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड होते हैं। एक्स सितु मतलब होता है जब आप एनिमल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करते हो, कंजर्व करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्स सितु। लेकिन जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, ये सब होते हैं, ये सब इन सितु होते हैं क्योंकि यहां पे एनिमल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट किया जाता है। कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप है जो ओडिशा में लॉन्च किया गया है फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, जो बिजली है, बिजली का बिल वगैरह आपको पता चल जाएगा। सारी बिजली की सेवाएं एकदम ट्रांसपेरेंट रहेंगी। अगर आपने बिजली के दफ्तर में कोई शिकायत दर्ज करी है तो आपको उसका स्टेटस पता चलता रहेगा। कंज्यूमर्स मतलब उनको एम्पावर किया गया है। कंज्यूमर यहां पे 5 किलोवाट तक का नया बिजली कनेक्शन चाहते हैं तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नाम है मो विद्युत मोबाइल ऐप। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर लॉन्च करा है ब्रीदिंग इश्यू सॉल्व करने के लिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम इन्होंने रखा है श्वासनेर। ये ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है, ना कि IIT भुवनेश्वर, ठीक है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हिसाब से पूरे ओडिशा का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है? पूरे ओडिशा का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हर साल एक लिस्ट निकालती है, ठीक है, और इस लिस्ट में जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है हर राज्य के और पूरे इंडिया के जो टॉप 10 बेस्ट हैं वो बताए जाते हैं। तो ये पुलिस स्टेशन झारसुगुड़ा में है और इसका नाम है कोलाबीरा पुलिस स्टेशन। ये ओडिशा का, पूरे ओडिशा का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। और ये क्या देख के डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस्ट है? उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी यूज हो रही है पुलिस स्टेशन में, वुमेन्स के लिए अलग से FIR लॉन्च रजिस्टर करवाने का सिस्टम है या नहीं, बच्चों के लिए कितना फ्रेंडली है। तो बहुत सारी चीजें टेस्ट होती हैं और इंडिया के जो टॉप 10 बेस्ट हैं वो ये हैं। इनमें ओडिशा से कोई नहीं है, लेकिन इंडिया का नंबर 1 आपको याद रखना है। इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, जो मणिपुर में है, थूबल डिस्ट्रिक्ट में। नोंगपोक सेकमई, मणिपुर, थूबल। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो 13 करोड़ पेड़ लगाएगी, सैपलिंग प्लांट करेगी। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? इसका नाम है सबुज उड़ीसा। लगभग 1,30,624 हेक्टेयर जमीन के ऊपर पेड़ लगाए जाएंगे। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम स्टार्ट करी है एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के लिए जो लैंडलेस फार्मर हैं? क्योंकि लैंडलेस फार्मर कुछ भी कोलेटरल नहीं रख सकते, गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते, तो इनके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम स्टार्ट करी है। इसका नाम है बलराम योजना।
तो आंसर है बलराम योजना। और बलराम योजना के तहत किसानों को, जो लैंडलेस फार्मर हैं जिन्हें लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको लोन दिया जाएगा। इससे लगभग 7 लाख किसानों को फायदा होगा जो लैंडलेस हैं ओडिशा में, राइट। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है, मधु बाबू पेंशन योजना है ओडिशा में, जिसमें अब ट्रांसजेंडर भी एलिजिबल हैं। ट्रांसजेंडर भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे, मधु बाबू पेंशन योजना। तो इसमें वो वुमेन जिन्होंने अपने हस्बैंड और बच्चों को, ठीक है, हु लॉस्ट देयर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, और वो चिल्ड्रन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया कोविड-19 से, उन्हें कितने दिन के अंदर मधु बाबू पेंशन योजना के तहत मुआवजा मिल जाएगा? तो 15 दिन के अंदर उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इसका पार्ट होगी, ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो ये योजना है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। मधु बाबू पेंशन योजना जो है, ट्रांसजेंडर के लिए क्या फैसिलिटी होगी इसमें 500 रुपए, 700 रुपए या 900 रुपए पर मंथ उन्हें पेंशन दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो कौन से कैटेगरी में आते हैं। कई कैटेगरी बनाई गई हैं। कंडीशन ये है कि जो ट्रांसजेंडर है उसकी जो एनुअल इनकम है वो 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रांसजेंडर बेनिफिट इसमें अभी अभी ऐड किए गए हैं। और वैसे अगर इस योजना की बात मैं करूं तो इसमें क्या बेनिफिट है, ये वैसे स्कीम काफी पुरानी है, 2008 1 जनवरी 2008 में स्टार्ट हुई थी, भुवनेश्वर से स्टार्ट हुई थी ये। तो इसमें पर्सन जो है उसे 60 साल का होना चाहिए, तभी उसे पेंशन मिलती है। और अलग अलग कैटेगरीज हैं वुमेन के लिए, लेप्रेसी पेशेंट, विडो, एड्स पेशेंट्स, और ओडिशा का रेजिडेंट होना चाहिए। तो कई तरह की इसमें स्लैब्स हैं और कई तरह की इसमें पेंशन कैटेगरीज हैं। तो ये है मधु बाबू पेंशन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी एक बहुत रेयर येलो टर्टल देखा गया ओडिशा में। ये कहां पे देखा गया था? ये येलो टर्टल बालासोर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था। और इस टर्टल को बोलते हैं इंडियन फ्लैप शेल टर्टल। इसका कलर येलो क्यों है? क्योंकि एक डिजीज है इसे जिसका नाम है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म। तो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आता है जिसे सुजानपुर बोलते हैं, वहां पे ये स्पॉट किया गया था येलो टर्टल। ओडिशा की एक फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, महिला वन अधिकारी। इन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। इनका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं कटाक में। इन्हें जेंडर लीडरशिप और इंपैक्ट कैटेगरी में, क्योंकि एक मैमल होता है जिसको बोलते हैं पेंगोलिन। पेंगोलिन की बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है। इन्होंने पेंगोलिन की जो स्मगलिंग है उसको रोका है बहुत ज्यादा, इसलिए इन्हें यूनाइटेड नेशन एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। और इनका नाम है सास्मिता लैंका। सास्मिता लैंका। कौन सा बैंक है जो ओडिशा को लोन दे रहा है ऑलमोस्ट $50 मिलियन, यानी 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, रिवॉर्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए? रिवॉर्ड स्कीम क्या है? रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। यानी जो कृषि में यूज होने वाले पानी के जो स्रोत हैं, हमें उनका विकास करना है, सिंचाई करनी है। तो ये योजना चल रही है, राइट। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है और अभी ओडिशा में भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ओडिशा में ये कहां पे स्टार्ट हुआ है? 5 जगह पे स्टार्ट हुआ है ओडिशा में। एक तो है कोरापुट, एक है नयागढ़, उसके बाद ढेंकनाल, देवगढ़ और संबलपुर। तो ये फंड कर रहा है इसे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के डेविड मेल्पस। मशहूर ओडिया म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहपात्रा की डेथ हो गई अभी अभी। ये ओडिशा में कहां से थे? शांतनु मोहपात्रा ये मयूरभंज से थे। मयूरभंज जो है ओडिशा में, यहां पे एलिफेंट रिजर्व भी है जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व बोलते हैं। इसको मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व से कंफ्यूज मत करना। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, लेकिन मयूरभंज वाला जो है वो ओडिशा में है। तो इनका जन्म हुआ था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बरीपाड़ा में और 1936 में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट म्यूजिक इन्होंने दिए और इनकी डेथ हो गई अभी अभी और ही वॉज 84 ईयर्स ओल्ड। पूरे इंडिया में 2 विलेजेस हैं ओडिशा के जिन्हें सुनामी रेडी डिक्लेयर किया यूनेस्को ने। ये कौन से हैं? तो ये हैं वेंकट रायपुर और नोलियाशाही।
वेंकट रायपुर और नोलियाशाही, तो आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। ये दो विलेजेस ऐसे हैं ओडिशा के, इन्हें यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर करा, यानी अगर सुनामी आ भी जाए तो ये उसके लिए रेडी हैं। और ओडिशा इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहां पे सुनामी रेडी विलेज हैं, राइट। और ये विलेज कहां पे हैं, तो वेंकट रायपुर है गंजम डिस्ट्रिक्ट में और नोलियाशाही है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओडिशा ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करा है? फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई बिल्डिंग है, उसके लिए आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, आपने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, तो इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग्स के लिए ऑनलाइन मिल सकते हैं। इसका नाम है अग्निशमा सेवा पोर्टल, अग्निशमा सेवा पोर्टल। गंगाधर मेहर लिफ्ट कनाल सिस्टम, यह अभी अभी स्टार्ट किया गया है। यह एक सिंचाई परियोजना है, पानी सिंचाई मतलब खेतों में पानी देना, उसको इरिगेशन बोलते हैं। तो गंगाधर मेहर लिफ्ट कनाल सिस्टम ये ओडिशा में कहां पे स्टार्ट किया गया है? ये ओडिशा में बारगढ़ में स्टार्ट किया गया है। तो आंसर है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसे बारगढ़ के कई जगह जैसे सोहेला, बरपल्ली, बीजेपुर, इनमें इरिगेशन जो है वो पानी खेतों में किसानों के पहुंचेगा। तो ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, गंगाधर मेहर लिफ्ट कनाल सिस्टम प्रोजेक्ट। यूरोपियन यूनियन ने ओडिशा के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें निर्माणश्री प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। ये दो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? इसमें 1 मिलियन यूरो का खर्चा होगा। यह प्रोजेक्ट ओडिशा और महाराष्ट्र दो जगह पे स्टार्ट हुआ है इंडिया में। निर्माणश्री, इसमें जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उन्हें कंस्ट्रक्शन का कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा, जैसे ईंटें बनाना, ईंटें लगाना, सीमेंट लगाना, इसको बोलते हैं निर्माणश्री प्रोजेक्ट। इनका टारगेट है 3000 वुमेन को एम्पावर करना। तो ये महाराष्ट्र और ओडिशा में चल रहा है। टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट में, 2 महाराष्ट्र के और 2 ओडिशा के। जो महाराष्ट्र के 2 हैं उनका नाम है बीड और ओस्मानाबाद, और जो 2 ओडिशा के हैं वो हैं धनकनाल और जजपुर। तो आंसर है धनकनाल और जजपुर। निर्माणश्री प्रोजेक्ट। ओडिशा ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी सैनिटेशन वर्कर्स के लिए? स्वच्छता कर्मी जिन्हें बोलते हैं। तो इस स्कीम का नाम है गरिमा स्कीम। यह स्कीम क्या है? इसमें बेसिकली जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनकी जो भी सैनिटेशन सर्विसेज वो हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिए जाएंगे। एक फंड बनाया गया है 50 करोड़ रुपए का, और ये 114 अर्बन लोकल बॉडीज ओडिशा में उनमें इंप्लीमेंट की जाएगी। तो सैनिटेशन वर्कर जो हैं उनका डेटाबेस भी बनेगा, और स्वच्छ शहर ओडिशा पोर्टल पर उनका डेटाबेस भी बनेगा, और उनको कई तरह के ग्रांट दिए जाएंगे। जैसे मान लो अगर कोई सैनिटेशन वर्कर कोई 2 व्हीलर खरीदता है, बाइक वगैरह, तो 90% ग्रांट मिलेगा, मतलब 90% खर्चा सरकार देगी। अगर मान लो वो घर खरीदता है तो भी 90% ग्रांट मिलेगा सरकार की तरफ से। इसके अलावा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलेंगे, सेफ्टी डिवाइसेस मिलेंगे। तो ये है गरिमा योजना। कौन सा आईआईटी है जिसने एमओयू साइन करा है ओडिशा यूनिवर्सिटी के साथ? ये म्यूचुअल कॉपरेशन करेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन में। तो ये आईआईटी है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की जो उत्तराखंड में है, इन्होंने ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के साथ अभी अभी एक रिसर्च में एमओयू साइन करा है। कृषि भवन बिल्डिंग, ओडिशा के कौन से शहर का कृषि भवन बिल्डिंग है जिसे पीपल्स चॉइस विनर अवार्ड मिला, एजेड अवार्ड 2020 इन द सोशल गुड कैटेगरी? यह कृषि भवन बिल्डिंग कहां का है? इसे आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। तो यह है भुवनेश्वर का, राजधानी भुवनेश्वर का कृषि भवन बिल्डिंग। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, इसमें ओडिशा का रैंक क्या है? अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स लेटेस्ट आया है, आप इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है और ओडिशा का रैंक है 2nd। अनीमिया होता क्या है? जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे अनीमिया बोलते हैं, और अनीमिया खास तौर पे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन के कारण और महिलाओं में होता है मेंस्ट्रुएशन के कारण। तो अनीमिया मुक्त भारत में 2nd बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे इंडिया में ओडिशा ने दिया, और मध्य प्रदेश नंबर 1 था। ओडिशा एक फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, अभी अभी एक सेंटर बना रहा है जहां पे जो गाय होती है, मवेशी बोलते हैं, कैटल, उसका जो बच्चा है काफ, उसका सेक्स पहले ही पता चल जाए कि वो मेल होगा कि फीमेल। तो सीमेन क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, सीमेन क्वालिटी भी इंप्रूव होगी काउज के लिए। तो इस तरह की एक लेबोरेटरी बन रही है। तो ये लेबोरेटरी कहां बन रही है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये है कि हमें हमारे जो इंडिजिनस स्पीशीज हैं काउज के, बुल वगैरह के, उन पे ध्यान देना है। तो काउज और बुल जो हैं उनको रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो मेल कैटल होता है उसको बहुत ज़्यादा फार्मर डेयरी में यूज़ नहीं करते, ऑब्वियसली डेयरी में सिर्फ फीमेल यूज़ होती है। तो मेल कैटल को हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, खेत जोतने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हेल्प मिलेगी इससे, अगर पहले ही पता चल जाए कि जो पैदा होगा काफ वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो जो एक लेबोरेटरी बन रही है और सीमेन लेबोरेटरी भी बन रही है, दोनों कटाक में बन रही है। तो आंसर है कटाक। यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फैसिलिटी भी दी जाएगी, कृत्रिम गर्भाधारण यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें एक चीज और याद रखिए, ओडिशा में एक सीमेन स्टेशन तो कटक में बनेगा, सीमेन स्टेशन, और दूसरा सीमेन स्टेशन कहां बनेगा, सेकंड, ये बनेगा चिपीलीमा में, और चिपीलीमा कहां है, संबलपुर में। तो दो बनेंगे सीमेन स्टेशन, फर्स्ट सीमेन स्टेशन बनेगा कटाक में और सेकंड बनेगा संबलपुर में। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ये एक इकोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, ICRIER, इसका डायरेक्टर और CEO कौन बना है? तो इनका जन्म ओडिशा में हुआ था और इन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया एज एन इकोनॉमिस्ट। इनका नाम है दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा। सिलू नायक, जिनको नायक सर भी बोलते हैं, इनका मेंशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया मन की बात एपिसोड में। ये ओडिशा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? ये इंडियन यूथ को ट्रेन करते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये 28 ईयर्स ओल्ड हैं सिर्फ, सिलू नायक, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो आंसर है जगत सिंहपुर, नायक सर। ओडिशा की कौन सी स्कीम है जिसने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीता एट द 18th CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड? यह स्कीम है सुजल योजना। ये पुरी सिटी में इंप्लीमेंट की गई थी और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए है, वाटर कंजर्वेशन के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए है ये। तो ये पुरी की स्कीम है। और 5T इनिशिएटिव जो है ओडिशा गवर्नमेंट का, 5T, उसके तहत ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, जिसको सुजल बोलते हैं, पूरा नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, इसको मिला है CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड। भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा के बाद ओडिशा का जो तीसरा एयरपोर्ट है, सिविल एयरपोर्ट, वो कहां पे बन रहा है? तो ये बन रहा है जयपुर में, जयपुर, और ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है, पहले एयर स्ट्रिप था यहाँ पे, लेकिन इसको उड़ान 4 के तहत, उड़े देश का आम नागरिक, जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उसके तहत स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट रखा गया था। और भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है वो है बीजू पटनायक एयरपोर्ट, उसका नाम बीजू पटनायक के नाम पे रखा गया है, जिन्हें शेरे उत्कल बोलते थे। वैसे आपको बता दूं, भुवनेश्वर में जो बीजू पटनायक एयरपोर्ट है, तो बीजू पटनायक के जीवन पर एक किताब भी लिखी गई है अभी, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट, द एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट। तो ये जो बुक है ये बीजू पटनायक के लाइफ पे अभी लिखी गई है। इसको लॉन्च किया था उनके बेटे और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, इंद्रावती मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया है? इंद्रावती ये किया है जयपटना ब्लॉक में, जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर है कालाहांडी। ये नई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसमें इरिगेशन कनाल बन रही है 33.26 किलोमीटर की, और 90 गांव उनको इरिगेट किया जाएगा कालाहांडी में। इस योजना का नाम है इंद्रावती मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अभी अभी लोअर इंद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट ये इनॉग्रेट किया गया, इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यह कहां पे किया गया? लोअर इंद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट है नुआपाड़ा का। तो आंसर है नुआपाड़ा। नुआपाड़ा में एक गांव है भेला विलेज, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की सरकार एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है। यह कहां पे बनेगा? यह धामरा में बनेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो यह है भद्रक, भद्रक डिस्ट्रिक्ट। धामरा पोर्ट है, रिवर भी है धामरा, और भद्रक में एक जगह है कनी नाली, वहां से लेके धामरा रिवर से एक रोपेक्स फेरी सेवा स्टार्ट हुई है।
जो केंद्रपाड़ा के तालाचुआ तक जाएगी। तो मेगा टेक्सटाइल बनेगा भद्रक में। ओडिशा की सरकार ने एक मेगा एल्यूमिनियम पार्क बनाने का निर्णय लिया है। यह कहां पे बनेगा? मेगा एल्यूमिनियम पार्क यह बनेगा अंगुल में, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में बनेगा मेगा एल्यूमिनियम पार्क। ओडिशा की कौन सी खिलाड़ी हैं, कौन सी प्लेयर हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड मिला है? अभी अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने और पहली बार यह अवार्ड दिया है, इनॉग्रल एडिशन था ये इस अवार्ड का। तो ये खिलाड़ी हैं डूटी चांद। डूटी चांद स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर मतलब होता है वो एथलीट जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस करता है, जैसे 100 मीटर या 200 मीटर। और डूटी चांद जो हैं, इनका गांव है गोपालपुर, जो जजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, डूटी चांद ओडिशा में कहां से हैं? ये जजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओडिशा की सरकार ने इस बार बजट में एक स्पेशल स्कीम बनाई है, एकाम्र प्लान। तो ये एकाम्र क्षेत्र उसको डेवलप किया जाएगा। एकाम्र क्षेत्र कहां पे है? एकाम्र क्षेत्र बोलते हैं टेंपल सिटी ऑफ भुवनेश्वर को। यहां पे बहुत सारे एंशिएंट सैंडस्टोन टेंपल हैं, हेरिटेज पॉन्ड हैं, वाटर टैंक हैं, और ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 2000 साल पहले 3rd सेंचुरी BC टू 15th सेंचुरी AD तक, ये 2000 साल मतलब ये 2000 साल का समय है। तो 3rd सेंचुरी BC से लेके और 15th सेंचुरी AD तक ये जो टाइम है, इसमें एकाम्र क्षेत्र में बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स थे। एक बहुत ही कल्चरल सेंटर था ये, इसको रिवाइव किया जाए। और आज के समय में जो लिंगराज टेम्पल और उसका पेरिफेरल एरिया है वो है एकाम्र क्षेत्र। तो अभी 80 एकड़ जमीन है टोटल जो आइडेंटिफाई की गई है, जिसको एकाम्र प्लान के तहत एकाम्र क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा। तो आंसर है भुवनेश्वर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट होता है ना, तो ग्राम पंचायत लेवल पे इस इशू को मैनेज करने के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मो गांव खाता या ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन स्कीम स्टार्ट करी है? इसमें सॉलिड वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जाएगी। मो गांव खाता यह शुरू करी है स्कीम गंजम एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो आंसर है गंजम। ओडिशा की गवर्नमेंट ने ओडिशा का पहला कोविड प्लाज्मा बैंक ये बनाया है कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए, जहां पे उन्हें प्लाज्मा मिल सके, कोविड प्लाज्मा बैंक। तो ये SCB मेडिकल कॉलेज में बना है। तो आपको बताना है ये कहां पे है, SCB मेडिकल कॉलेज, जहां पे पहला प्लाज्मा बैंक बना है। तो याद रखिए SCB मेडिकल कॉलेज जो है वो कटाक में है। तो आंसर है इसका कटाक। और SCB कॉलेज जो है अब इसको डेवलप भी किया जा रहा है, इसको एम्स प्लस इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। और SCB कॉलेज की फुल फॉर्म क्या है? सुना है आपने, SCB कॉलेज की एक फुल फॉर्म भी है। SCB कॉलेज की फुल फॉर्म है श्री रामचंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कलिंग रत्ना अवार्ड अभी अभी किसे मिला ओडिशा में? कलिंग रत्ना, याद रखिए कलिंग रत्ना अवार्ड गवर्नर के द्वारा दिया गया। गवर्नर को दिया गया, गवर्नर के द्वारा नहीं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। लेकिन ओडिशा के एक व्यक्ति हैं जो गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के, विश्वभूषण हरिचंदन, तो उन्हें मिला ये अवार्ड कलिंग रत्न। और ये अवार्ड हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने उन्हें दिया है। तो आंसर है इसका विश्वभूषण हरिचंदन, ये गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। तो ये अवार्ड अभी अभी 600th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी आदि कवि सरल दास की। सरल दास, इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। तो सेलिब्रेशंस हुए थे सरल भवन कटाक में, वहां पे इन्हें दिया गया। इसमें इन्हें एक सिल्वर स्टैचू मिला है गॉडेस सरस्वती का, और एक ताम्रपत्र बोलते हैं कॉपर प्लाक, वो मिला है। तो ये मिला है विश्वभूषण हरिचंदन। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड? सरकारी जमीन के ऊपर लोग अतिक्रमण ना करें, इसके लिए एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है, इसका नाम है ब्लूइस। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ब्लूइस की फुल फॉर्म क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। इसमें ओडिशा की जो सरकार है वो जमीन को सैटेलाइट इमेजरी की मदद से जियो टैग करेगी। तो उसमें पता चल जाएगा, अगर कोई गवर्नमेंट जमीन के ऊपर कब्जा करता है तो उन्हें पता चल जाएगा। ओडिशा के कौन व्यक्ति हैं जो LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है।
राइट। तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, याद रखिए एलआईसी में मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अलग अलग होता है। तो चेयरमैन हैं इसके मिस्टर एमआर कुमार, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अभी अभी सिद्धार्थ मोहंती। तो आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने नेताजी बस टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन रखा कहां पे? नेताजी बस टर्मिनल कहां पे बनेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है यहां पे, और सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनका जन्म कटक में हुआ था, ओडिशा में। सो आंसर है कटक। तो इसमें 65 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा कटक नेताजी बस टर्मिनल। ये कटक में एक जगह पे बनेगा जिसे बोलते हैं खान नगर। और ये क्यों बनेगा? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, इनका जन्म हुआ था, राइट। और जहां इनका जन्म हुआ था उनको उसको जानकीनाथ भवन बोलते हैं। इनके जो फादर थे उनका नाम था जानकीनाथ बोस। ये ओडिया बाजार में है कटक में। तो जानकीनाथ भवन में इनका जन्म हुआ था और नेताजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। अभी 23 जनवरी 2022, याद रखिए 2022 आने वाला साल, इसको 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, यह भी ध्यान रखिए। ओडिशा में एक कोल म्यूजियम बनेगा। कोल म्यूजियम कहां पे बनेगा? तो कोल म्यूजियम बनेगा और एक हेरिटेज कॉरिडोर भी बनेगा। हेरिटेज कॉरिडोर, कोल म्यूजियम, लाइब्रेरी, स्मार्ट पार्क और एक स्टेडियम, ये सब बनेंगे तलचर में। तो आंसर है तलचर। एक चीज आपको यह भी बता दूं, तलचर का जो थर्मल पावर प्लांट है वो अब बंद कर दिया गया है, इट हैज बीन शट डाउन। ये तलचर में जो बस स्टैंड है वहां पे बनेगा कोल म्यूजियम। संथाली लैंग्वेज, ये राज्यसभा में पहली बार यूज की गई। संथाली लैंग्वेज ये किसके द्वारा की गई? देखो संथाली लैंग्वेज जो है ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है। संथाल जो होते हैं वो इन्हें बोलते हैं। संथाल रहते हैं मेनली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ये ट्राइब रहती है। और राज्यसभा अपर हाउस है हमारा, तो इसमें इसको यूज किया सरोजनी हेम्ब्राम ने। सरोजनी हेम्ब्राम जो हैं ये बीजू जनता दल पार्टी की नेता हैं, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और संथाली लैंग्वेज लिखी जाती है जिस स्क्रिप्ट में, उसको बोलते हैं ओल चिकी, ओल चिकी स्क्रिप्ट। और इसको डिस्कवर किया था रघुनाथ मुर्मू ने, रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने ओल चिकी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था, उसको बनाया था। और मोस्टली ट्राइबल्स यूज करते हैं संथाली लैंग्वेज को। राबी मिश्रा, इनका निधन हो गया। ये ओडिया रिनाउंड क्या थे? तो ये एक्टर थे, ओडिया एक्टर राबी मिश्रा। तो आंसर है एक्टर। इन्होंने टीवी में भी काम किया है। एक पॉपुलर टीवी आता था गोपाल रहस्य, उसमें भी इन्होंने काम किया है, वो काफी पॉपुलर था। ओडिशा की गवर्नमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन्होंने एक टीचर एजुकेशन डैशबोर्ड बनाया है, जिससे जो टीचर ट्रेनिंग है उसकी क्वालिटी मॉनिटर की जा सके और उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर की जा सके। तो ये ओडिशा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू करा है। इसमें यूनिसेफ का भी रोल है और इसमें SCERT का भी रोल है, राइट। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू करा है टीचर एजुकेशन डैशबोर्ड। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अभी अभी यूनाइटेड नेशंस का जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, उसमें रीअपॉइंट किए गए हैं एज चेयरमैन। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ओडिशा के हैं और ये इंडिया के CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। तो आपको बताना है ये ओडिशा में कहां से हैं। इनका जन्म हुआ था एक गांव में, बैतनोती गांव, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। और ये संथाल हैं एक, ठीक है ना, तो संथाल फैमिली से हैं ये। तो आंसर है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। इंडिया के ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। अभी अभी ओडिशा की गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू सर्विसेज हैं आपको आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए स्पेशल व्हीकल शुरू करे हैं। इनका नाम है राजस्व रथ। तो राजस्व रथ ये 5T एक्शन प्लान जो है ओडिशा गवर्नमेंट का, उसके तहत किए गए हैं 5T। तो जो पब्लिक सर्विसेज हैं सिटीजन्स को दी जाएं टाइम बाउंड मैनर में, इसके लिए ये स्टार्ट किए गए हैं राजस्व रथ। तो सबसे पहले कहां पे स्टार्ट हुए थे? तो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुए हैं, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। और लेकिन अब ये इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब जो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ओडिशा में वो भी इन्हें स्टार्ट कर रहे हैं। इनको बोला जाएगा राजस्व रथ। ओडिशा में भारत बायोटेक कंपनी अपनी फैक्ट्री लगा रही है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये कहां पे लगेगी?
याद रखिए ये लगेगी भुवनेश्वर में, और ये फैक्ट्री जून 2022 तक तैयार हो जाएगी। एक जगह है भुवनेश्वर में जिसे बोलते हैं अंधारुआ, वहां पे बनेगी ये फैक्ट्री। भारत बायोटेक एक दवाई बनाती है कोवैक्सिन, और ये हमारी खुद की इंडिया की दवाई है। भारत बायोटेक कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इस कंपनी के चेयरमैन हैं डॉक्टर कृष्णा एला। ओडिशा की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि कौन सा शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पे बनाया जाएगा, और ये अबधा स्कीम के तहत बनाया जाएगा। तो ये है पुरी। पुरी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पे जो है डेवलप करेगी ओडिशा की गवर्नमेंट अंडर द अबधा स्कीम। इसके लिए 542 करोड़ रुपए बजट में एलोकेशन किया गया था। ओडिशा की गवर्नमेंट कौन सा मेडिकल कॉलेज है जिसे एम्स प्लस इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करेगी? एम्स प्लस इंस्टीट्यूट, इसमें 1000 करोड़ का खर्चा आएगा लगभग। तो ये है कटक का एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उस योजना का क्या नाम है ओडिशा गवर्नमेंट की जिसमें जो लड़कियां पढ़ रही हैं ओडिशा में क्लास 6 से क्लास 12 तक, उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाते हैं? इस योजना का क्या नाम है? इसका नाम है खुशी, और इससे बेनिफिट हो रहा है लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स को। तो क्लास 6 to 12 जो लड़कियां हैं उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन खुशी योजना के तहत बांटे जाते हैं। ओडिशा का जो बजट है लेटेस्ट, उसमें 400 करोड़ रुपए बीजू कृषक विकास योजना के तहत एलोकेट किए हैं। तो इसमें कितने कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ओडिशा में लगाए जाएंगे? कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इनकी संख्या होगी 1500। 1500 कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए जाएंगे ओडिशा में। 400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और एक 389 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। 21,000 डीप बोरवेल बनेंगे ओडिशा में। 21,000 डीप बोरवेल। 3,000 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किए गए थे इस बार। ओडिशा में कितने पक्का घर बनेंगे? ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और बीजू पक्का घर योजना के तहत बनेंगे। तो कितने बनेंगे? तो याद रखिए इनका टारगेट है कि 5 लाख पक्के घर बनेंगे। इसमें 3,000 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मर्ज कर दिया जाएगा बीजू पक्का घर स्कीम के साथ। ओडिशा की सरकार ने किस डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया है अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897? इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी को भी डिजीज हो जाता है या आपके सर्कल में किसी को, तो आपको तुरंत गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, राइट? तो ये है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, और उड़ीसा 6th राज्य है जिसने इसको एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करा है। इससे पहले तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और असम भी ब्लैक फंगस को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर चुके हैं। और एक होता है व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस को बोलते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस, और जब इसमें पस निकलती है तो कई लोग उसे येलो फंगस भी बोल देते हैं। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम अप्रूव करी है जिसमें न्यूट्रिशन आउटकम्स को इंप्रूव किया जाएगा? ये 22 डिस्ट्रिक्ट में 125 ब्लॉक ऐसे हैं विच आर हार्ड टू रीच, यानी जो काफी रूरल या काफी ज्यादा सिक्लोडेड हैं, उनमें न्यूट्रिशन आउटकम, इसके लिए मतलब जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं खासतौर पे 14 से 19 साल की लड़कियां, उन पे फोकस किया जाएगा जिससे उन्हें अनीमिया की प्रॉब्लम ना हो। तो इस स्कीम का नाम है सोपान। सोपान, और सोपान की फुल फॉर्म क्या है? सोपान की फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं यहां पे, स्ट्रेटेजी फॉर ओडिशाज पाथवे टू एक्सिलरेटेड न्यूट्रिशन, इन शॉर्ट सोपान। गंगाधर मेहर सिखाया मनाकर वृद्धि योजना, यह योजना क्या है? इसमें क्या होता है इस योजना में? तो याद रखिए इसके लिए इस बार बजट में 430 करोड़ एलोकेशन किया गया है। इसमें कक्षा 1 क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को स्कूल बैग दिए जाते हैं फ्री। यस, ये ठीक है। इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म और फ्री टेक्स्ट बुक मिलते हैं, ये भी ठीक है। और क्लास 9 के स्टूडेंट्स को फ्री बाइसिकल मिलती है, ये भी ठीक है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और इस योजना का नाम गंगाधर मेहर के नाम पे रखा गया है। गंगाधर मेहर जो हैं बहुत बड़े कवि थे ओडिया लिटरेचर के, 19th सेंचुरी में थे ये कवि। 1862 में जन्म हुआ था इनका बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो गंगाधर मेहर कहां से थे? बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट से थे। तो गंगाधर मेहर के नाम पे इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है और कई सारी स्कीम भी हैं, राइट? तो गंगाधर मेहर
सरल दास, मनोज दास, जो भी मतलब बहुत बड़े ओडिया लिटरेचर के कवि रहे हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मलाती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना के तहत फ्री स्कूल यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, ये किसे दिए जाते हैं इस योजना के तहत? तो याद रखिए, इसमें जो प्री स्कूल एजुकेशन में बच्चे हैं, प्री स्कूल एजुकेशन मतलब जैसे जो अभी स्कूल में जाना जिन्होंने शुरू नहीं किया, बहुत ही छोटे, उन्हें यूनिफॉर्म दिए जाते हैं बच्चों को, प्री स्कूल एजुकेशन के जो बच्चे हैं। तो ये योजना है मलाती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना, और प्री स्कूल के बच्चे होते हैं जो। और मलाती देवी कौन थी? मलाती देवी एक फ्रीडम फाइटर थी, राइट। वैसे ओरिजिनली कोलकाता में जन्म हुआ था इनका, लेकिन इन्होंने काफी सोशल रिफॉर्म किए हैं ओडिशा में भी। ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी अभी 270 करोड़ रुपीस एलोकेट करे हैं, जो एसटी गर्ल्स हैं, जो ट्राइबल गर्ल्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल्स, उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे और अर्बन हॉस्टल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। तो इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना। ओडिशा राज्य को एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इसका पेयरिंग किया गया है, किसके साथ? तो ओडिशा और महाराष्ट्र की पेयरिंग की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में कल्चर एक्सचेंज किया जाता है, दो स्टेट या दो से ज्यादा भी कई बार स्टेट्स को आपस में पेयर किया जाता है और कल्चरल एक्सचेंज किया जाता है। तो ओडिशा के त्यौहार महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के त्यौहार ओडिशा में सेलिब्रेट किए जाएंगे, और वर्कशॉप भी होती हैं और प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन भी होते हैं। और ओडिशा के मैं आपको वो पीपल बता देता हूं जिन्हें इस बार पद्म अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो ये हैं 6 लोग जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सुदर्शन साहू जी, इन्हें पद्म विभूषण मिला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट के लिए, कला के क्षेत्र में। ये पुरी के हैं, पुरी में जन्म हुआ था इनका, और इन्होंने सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम भी बनाया पुरी में 1977 में, और इन्हें पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद है शांति देवी, उसके बाद है ये हैं सुदर्शन साहू, और फिर 5 लोगों को मिला है पद्मश्री। तो मैं पद्मश्री के नाम बता देता हूं आपको। समाज सेवा के लिए शांति देवी बालासोर डिस्ट्रिक्ट से हैं, और ये सेवा समाज नाम का संगठन है वो भी चलाती हैं, और इन्होंने समाज में खास तौर पे जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है ओडिशा में, जैसे मलकानगिरी, वहां पे काफी सोशल वर्क किया है। उसके बाद है पूर्णामासी जानी, ये कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है इन्हें, और ये कंधमाल डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो बस इनका नाम याद रख लीजिए। फिर रजत कुमार कार, लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, ये कटाक से हैं। एंड डॉक्टर कृष्ण मोहन पाठी, ये मेडिसिन चिकित्सा, पद्मश्री मिला है। ये बहुत ही बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं, और ये बेसिकली इनका जन्म बरहामपुर में हुआ था, लेकिन गरीब लोगों को ये फ्री में देखते हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट में। और श्री नंदा पृष्टि, अगेन लिटरेचर एंड एजुकेशन, ये बेसिकली जजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, और इन्हें लिटरेचर एजुकेशन के लिए पद्मश्री मिला है। सो ये था हमारा ओडिशा करंट अफेयर का वीडियो कंप्लीट, जनवरी से लेके मई तक। ये वीडियो एक ही अपने आप में सफिशिएंट है, इसमें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है। और मैं आपको एक बार याद दिला दूं, स्टडी आईक्यू के जो पेड कोर्सेज हैं वो आते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, जुडिशरी, एसएससी, टीईटी, और भी बहुत सारे ओडिशा के जो एग्जाम हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट तुरंत विजिट करें studyIQ.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओडिशा स्टेट करंट अफेयर्स ऑन स्टडी आईक्यू।